पूरी जिंदगी याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। मेरा जो मन है ना, मेरा जो माइंड है ना, वो एटर्नल हो जाएगा। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये जो रिपर्ट ब्रूक है ना, ये जो रिपर्ट ब्रूक है, इनको शिक्षा दी गई थी कहाँ? तो आपका जवाब होगा रग्बी स्कूल में। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड का एक ऐसा बॉडी हूँ, एक ऐसा शरीर हूँ, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जो इंग्लैंड में रह करके मैंने इंग्लैंड की हवा ली है सांस के रूप में। रिपर्ट ब्रूक वाज रिमेंबर्ड एज अ ब्लैंक पोएट। रिपर्ट ब्रूक याद किए जाते थे किस कवि के रूप में? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस चैप्टर का नाम है द सोल्जर, जो कि आपके पोएट्री सेक्शन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि सर हमारे एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं, और इसी सिलसिले को लेकर के हम लोग रेगुलर बेसिस पे, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके प्लानर के अकॉर्डिंग हम लोग रेगुलर बेसिस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, जिन चैप्टर को लेकर के डिस्कस किया था मेरे भाई, उस चैप्टर का नाम आपके सामने दिख रहा होगा। उस चैप्टर का नाम था माय ग्रैंड मदर्स हाउस। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में, तो कुछ बातें को मैं हल्का सा रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा बात अच्छे तरीके से दिल और दिमाग दोनों में छप जाए। आइए मेरे भाई, सर हम बात करते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर को लेकर के। तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था कमला दास। ये चीजें आपको पहले से पता है। सर इस कमला दास का जो जन्म है ना, वो 1934 को हुआ था, और इनका डेथ 2009 को हुआ था, जिस टाइम मेरा एज 9 साल का था। आपको मैं बता दूं मेरे भाई, नाम से ही पता चल रहा है, कमला हो, बिमला हो, दारू वाला हो, चाय वाला हो, टोकरी वाला हो, फिजिक्स वाला हो, नाम से पता चल रहा है मेरे भाई कि ये इंडियन है। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये इंडिया से बिलोंग कर रहे थे। बात समझ में आया? इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं कमला दास को लेकर के, तो कमला दास इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी पोएट्री को लिखने का काम कर रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं इनके फेमस कलेक्शन को लेकर के। फेमस कलेक्शन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं मेरे भाई। बात समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि सर समर इन कोलकाता को लिखने का काम, एक बार फिर से सुनो, समर इन कोलकाता को लिखने का काम किसने किया? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर कमला दास ने किया। दूसरा, यश अल्लाह को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा कि सर इसको भी लिखने का काम कमला दास ने किया। इतना ही नहीं, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग को किसने लिखा? तो भी आप बोलोगे गुरुजी इसको भी लिखने का काम कमला दास ने किया। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, ये सारा का सारा पॉइंट्स मैंने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इतनी बात है, क्लियर है मेरे दोस्त? जल्दी से मुझे बताओ। आप तमाम बच्चे बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। ओके एवरीवन, आइए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास को, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं द सोल्जर चैप्टर को लेकर के। भैया द सोल्जर चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, कितना नहीं बोलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। सर इसमें एक सोल्जर के बारे में चर्चा की गई है। एक जो भी सैनिक होता है ना, उसको अपने देश के प्रति कितना ज्यादा प्यार होता है, मोहब्बत होता है, अपने देश के प्रति वो कितना ज्यादा समर्पित होते हैं, समर्पण का भाव होता है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। बात क्लियर है? तो इस पूरे के पूरे क्लास में हम लोग किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि सर द सोल्जर जो है ना, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के जिक्र किया जाएगा। किसको लेके मेरे भाई? आपका जवाब होगा गुरुजी हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट सर इसी में, यानी ये जो क्लास है ना, ये वन शॉट क्लास होने वाली है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। यानी एक ही क्लास के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर के दुख और दर्द को मैं खत्म कर देने वाला हूं, ठीक है? हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। बात क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से बताओ, इतनी बातें समझ में आई? अच्छा एक बात बताना, लास्ट क्लास वाला पूरा का पूरा मामला याद है ना भाई? किसी को एक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट कब होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। एकदम मत परेशान हो यार, मैं महा मैराथन पे भी चर्चा करूंगा। सर आपके लिए ना मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूं, बहुत बड़ा, सच बता रहे हैं मेरे भाई, बहुत जबरदस्त प्लान किया जा रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और याद रखना
याद रखना यार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी तुम तो मेरे मांझी हो रे, तुम जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले में से हो भी नहीं। बात क्लियर है? एकदम परेशान मत हो, पूरा चीज मेरे पे छोड़ दो। बस जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपका काम है शिद्दत के साथ पढ़ते जाना, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए मेरे भाई, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला पॉइंट, अरे पहला पॉइंट नहीं, एक आपके लिए दिल की बातें बता रहा हूं। बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में, बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादी के बातों में। यानी जो आपके दादी माँ है ना, या फिर जो दादाजी है ना, वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो अनुभव शेयर करेंगे कि उन्होंने अपने पूरे के पूरी जिंदगी को किस प्रकार से जिया। उन चीजों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बात समझ में आ रहा है ना दोस्त? अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वाले चैप्टर में, माय ग्रैंड मदर्स हाउस वाले में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, 10 सोल्जर की। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं मेरे लाल, कि सर एक तरफ जो दिख रहा ना, ये प्यारा सा चेहरा, एकदम बहुत खूबसूरत सा चेहरा, और एक तरफ ये दिख रहा है मेरे भाई, कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि सर ये एक सोल्जर है, ये एक सैनिक है। और ये जो सोल्जर है ना, इनका नाम क्या है पता है? इनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है दोस्त? रूपर्ट ब्रूक। इसको रूपर्ट नहीं, इट्स रूपर्ट ब्रूक। क्लियर है सर? उसी इंसान का तस्वीर आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले पॉइंट हम लोग बात करेंगे अबाउट पोएट को लेकर के, यानी कवि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आया कि सर कवि का नाम क्या है, कवि का जन्म कब हुआ था, कवि कहां से बिलोंग कर रहे थे, कवि का डेथ कब हुआ था, कवि का फेमस कलेक्शन क्या क्या था। एक एक चीज के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे लाल, एकदम परेशान मत हो। देखो तो सबसे पहला पॉइंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खूबसूरत सा चेहरा आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, इस इंसान का नाम है रूपर्ट ब्रूक। यानी हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि सर जिस इंसान ने 10 सोल्जर चैप्टर को लिखा है, उस इंसान का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट करो। आप बोलोगे सर रूपर्ट ब्रूक। सवाल पैदा होता है कि गुरुजी रूपर्ट ब्रूक साहब का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना, इनका जन्म हुआ था 1887 के अंदर। अरे मेरे भाई, जन्म कब हुआ था? 1887 में। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे जहन में कूदता हुआ, उछलता हुआ आएगा कि सर जी ये इंसान अभी तक जिंदा है क्या? अरे ना बाबा ना, ये अभी तक जिंदा नहीं, इनका डेथ हो चुका है। सवाल पैदा होता है कि गुरुजी इनका डेथ कब हुआ? तो याद रखना 1915 में इनका डेथ हो गया था। कब हुआ था डेथ मेरे भाई? 1915 में हो गया था। आपके दिमाग में एक बात है कि अरे भैया हो सर जी, इनका डेथ केवल और केवल 28 साल की एज में हो गया क्या? हम बोलेंगे हाँ रे बाबू, केवल और केवल 28 साल में इनका डेथ हो गया था। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था जो इतने कम उम्र में ये इंसान इस दुनिया को छोड़कर के चले गए थे? है इसके पीछे का रीजन क्या था? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ही डाइड ड्यू टू सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया की वजह से इनका डेथ हो गया था और ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। आपके जहन में एक बात आएगा कि सर ये सेप्टिसेमिया कोई बीमारी है क्या? अरे नहीं मेरे भाई, ये सेप्टिसेमिया कोई बीमारी नहीं है, एक्चुअली ये एक इन्फेक्शन है। हम कह सकते हैं कि सर ये जो है ना, इस सेप्टिसेमिया में होता क्या है कि ब्लड के अंदर ना पॉइजन हो जाता है, ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बॉडी फूल जाता है, गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। रूपर्ट ब्रूक के साथ ऐसा ही हुआ था और इस इंसान की डेथ हो गई थी। बात क्लियर है? आगे सुनो। ही वॉज अ पोएट, वो एक कवि थे, एंड सोल्जर, और इसके साथ साथ वो एक सैनिक भी थे। इस सोल्जर का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों सैनिक। बात समझ में आया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बउआ, जरा साफ साफ बताना, बड़े प्यार से बताना मेरे भाई कि सर द सोल्जर चैप्टर को लिखने वाले रूपर्ट ब्रूक साहब कवि भी थे और इसके साथ साथ सोल्जर भी थे, सैनिक भी थे। देखिए, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, वो कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा कि इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे थे। याद करो मेरे भाई, जब हम लोग बात कर रहे थे जॉन डन को लेकर के, एक एक चीज आपके जहन में डाल रहा हूं, सारे के सारे बच्चे का नजर यहां पे होना चाहिए। देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, जब हम बात कर रहे थे इस जॉन डन को लेकर के, तो मैंने आपके सामने क्या बताया था मेरे भाई? मैंने आपके सामने क्या बताया था कि सर ये जो जॉन डन साहब थे ना, ये बेसिकली लंदन से बिलोंग कर रहे थे। लंदन भी कह सकते हो या फिर हम इंग्लैंड भी बोल करके काम चला सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन। क्या नाम था बोलो?
आप बोलोगे सर वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन साहब कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा गुरुजी वॉल्ट विटमैन साहब अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम लोग बात कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों W.H. ऑर्डन साहब को लेके, किसको लेके? W.H. ऑर्डन साहब को लेकर के। तो W.H. ऑर्डन साहब पैदा कहां हुए थे? आपका जवाब होगा कि गुरुजी पैदा हुए थे इंग्लैंड के अंदर, और परमानेंटली शिफ्ट कहां हुए थे? तो आप बोलोगे परमानेंटली शिफ्ट हुए थे अमेरिका के अंदर। कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इसी सिलसिले में मैंने आपके सामने शेयर किया था एन एपिटाफ चैप्टर को लिखने वाले वॉल्टर डिलामेयर साहब को लेके। किसको लेके? वॉल्टर डिलामेयर साहब को लेकर के। वॉल्टर डिलामेयर कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा कि सर ये इंसान भी इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे थे। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों जब हम बात करते हैं 10 सोल्जर चैप्टर को लिखने वाले रूपर्ट ब्रूक को लेकर के, तो वो भी बेसिकली इंग्लैंड से ही बिलोंग कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके जहन में अच्छे तरीके से छप गई होगी। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो मेरे लाल, कहीं से कोई प्रॉब्लम है? हल्का सा भी कष्ट है, एक रत्ती भी दर्द है तो मेरे से पूछ ले, एक एक क्वेश्चन का सटीक आंसर। और वैसे यार आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे पता है। और एक बात बताऊं, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर तुम कॉमेंट सेक्शन में देना, तभी जाकर के तुमको लगेगा ना कि हाँ तुम्हें हर चीज याद है। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? बोल लो ना रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए रूपर्ट ब्रूक रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट। रूपर्ट ब्रूक को हम लोग किस कवि के रूप में जानते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर इनको वॉर पोएट के रूप में जानते हैं, युद्ध के कवि के रूप में जानते हैं। अगला सुनो, हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर। किनके पिताजी? तो सर रूपर्ट ब्रूक साहब के पिताजी एक हाउस मास्टर थे। सवाल पैदा होता है कि सर हाउस मास्टर कहां थे? तो एट रग्बी स्कूल, यानी रग्बी स्कूल के अंदर। अब तुम्हारे जहन में एक बात आएगा कि सर ये रग्बी स्कूल कौन सा है? रग्बी वही स्कूल है मेरे भाई, रग्बी स्कूल वही स्कूल है जहां पे रूपर्ट ब्रूक को एजुकेट किया गया था, जहां पे रूपर्ट ब्रूक को शिक्षा दी गई थी किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से जस्ट पहले। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये जो रूपर्ट ब्रूक है ना, ये जो रूपर्ट ब्रूक है, इनको शिक्षा दी गई थी कहां? तो आपका जवाब होगा रग्बी स्कूल में। अरे भैया लेकिन ये शिक्षा कब दी गई थी? ये शिक्षा तब दी गई थी जब ये किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में नहीं गए थे, यानी इससे पहले। ओके, इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। आगे सुनिए भाइयों को बात बताते हैं। एक इंसान का जिक्र मैं हमेशा लेता हूं मेरे भाई, और आज भी मैं लेना ज्यादा उचित समझता हूं, और वो इंसान है W.B. ईट्स। सर एक बार की बात है, W.B. ईट्स साहब को पता चला अरे भैया इंग्लैंड के अंदर एक बड़ा खतरनाक पोएट है, और उस पोएट का नाम है रूपर्ट ब्रूक। जैसे ही वो उधर से घूमते हुए निकले तो देखे भैया रूपर्ट ब्रूक उधर जा रहा है। इस बात को देखे तो पता किए रे भैया ये लड़का कौन है? तो पता चला कि ये रूपर्ट ब्रूक है। पता चला कि ये रूपर्ट ब्रूक है, तब उनके दिमाग में आया भाई ये तो कवि तो है ही, लेकिन ये पूरे के पूरे इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पोएट है। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसने कहा था रूपर्ट ब्रूक पूरे के पूरे इंग्लैंड का सबसे हैंडसम है, तो उस इंसान का नाम था W.B. ईट्स। क्या नाम था मेरे भाई? W.B. ईट्स। इस पॉइंट को दिल और दिमाग दोनों में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। बात के लिए है मेरे दोस्त, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब सुनिए, रूपर्ट ब्रूक वाज फाउट। रूपर्ट ब्रूक ने लड़ाई लड़ा एज अ सोल्जर, एक सैनिक के रूप में, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम इंग्लैंड साइड। गौर से सुनिएगा, रूपर्ट ब्रूक साहब जो है ना वो इंग्लैंड के तरफ से लड़ाई लड़े थे। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 को स्टार्ट हुआ था। हाँ भैया, और इनका डेथ तो 1915 में हो गया था। बिल्कुल सही बात है। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट ही हुआ था उसके अर्ली फेज में ही, शुरुआती पीरियड में ही इनका डेथ हो चुका था, इनकी मौत हो चुकी थी। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई। भैया अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन के लिए तैयार रहिएगा। सबसे पहला कमेंट करके बताना है कि सर द सोल्जर चैप्टर को किसने लिखा। आप तमाम बच्चे बताओ, लेट मत करो, आंसर देना स्टार्ट करो। रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक साहब का जन्म कब हुआ? 1900 नहीं, 1887 को। इनका डेथ कब हुआ? 1915 को। किस वजह से हुआ? सेप्टिसेमिया की वजह से। कितने साल में हुआ? 28 साल की। कहां से बिलोंग कर रहे थे? इंग्लैंड से। सर इन्होंने कहां, किस साइड से लड़ाई लड़ा था प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती पीरियड में? तो इंग्लैंड के साइड से। कौन से वो इंसान थे? कौन से वो इंसान थे जिन्होंने साफ साफ और चिल्ला चिल्ला करके बोला कि रूपर्ट ब्रूक जो है ना वो सबसे हैंडसम पोएट है? तो उस इंसान का क्या नाम था? W.B. ईट्स। सर इनके पिताजी किस स्कूल के अंदर हाउस मास्टर थे? रग्बी स्कूल। वही रग्बी स्कूल जहां इनको शिक्षा दी गई थी। ओके एवरीवन, इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, ऐसा मैं मान करके चलता हूं।
ऐसा मैं मान करके चलता हूं। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट पोएम यानी कविता को लेकर के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि गुरुजी कविता का क्या नाम है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इस पोएम का क्या नाम है। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये जो पोएम है ना वो अपने आप में एक सोल्जर, सॉरी इस पोएम का नाम है द सोल्जर। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर द सोल्जर का टाइप कैसा है, तो हमेशा के लिए दिल में डाल लीजिएगा द सोल्जर अपने आप में एक सोनेट है। क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर ये अपने आप में एक सोनेट है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर ये टाइप वाला मामला जो है ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे। अरे नहीं यार, तुम फर्स्ट टाइम नहीं, तुम हमेशा से, जब से तुम मेरे साथ जुड़े हो ना, जब से तुम मेरे साथ जुड़े हो, जब से तुम पंकज सर के साथ जुड़े हो ना, तब से तुमको ये पूरा मामला पता होगा। जब हम बात कर रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लेकर के, वो अपने आप में एक मेटाफिजिकल पोएम था। जब हम लोग बात कर रहे थे मेरे भाई वो ये क्या नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को लेकर के, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अपने आप में एक पीपल्स पोएम था या फिर सोशल पोएम था या फिर लिरिक था। जब हम बात कर रहे थे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट को लेकर के, वो अपने आप में एक लिरिक था। जब हम बात कर रहे थे एन एपिटाफ को लेकर के, वो अपने आप में एक मेलैंकोलिक पोएम था। ये बातें आपको याद है ना। एग्जैक्ट इसी तरीके से जब हम बात करते हैं द सोल्जर चैप्टर को लेकर के, ये अपने आप में एक सोनेट है। या तो ऑप्शन के अंदर सोनेट रहेगा या फिर वॉर पोएम रहेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सोनेट किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा 14 लाइन की कविता को, 14 लाइंस का जो पोएम होता है ना, 14 लाइन की जो कविता होती है ना, उसको बेसिकली सोनेट कहा जाता है। सर इस 14 लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बच्चों। कितने पार्ट्स में, आप बोलोगे सर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहला वाला पार्ट होता है उसके अंदर कुल मिलाकर के 8 लाइन्स होते हैं, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें कुल मिलाकर के 6 लाइन्स होते हैं। बात समझ में आया। जो पहला पार्ट होता है उसके अंदर 8 लाइन होते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर 6 लाइन होते हैं। ये जो 8 लाइन का मामला है मेरे प्यारे साथियों, इस 8 लाइन को बेसिकली ऑक्टेव बोला जाता है। एक बार आवाज लगाओ ना यार, आप बोलोगे सर इसको ऑक्टेव बोलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। जो 6 लाइन होता है ना, इसको बेसिकली सेस्टेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेस्टेट बोलते हैं। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लेना, क्योंकि यहां से भी आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो यार आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का मैं एश्योरेंस दिलाता हूं आपको। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि मुझे अपने काम पे विश्वास है। मैं जिस तरीके से मेहनत के साथ आपको पढ़ाता हूं ना, इन चीजों पे मुझे यकीन है, विश्वास है मेरे बच्चे, कि आप किसी भी कीमत पे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। बढ़े आगे, अरे बोलो मेरे राजा, आगे बढ़ा जाए। अरे बोलो हो मर्दे, आगे बढ़े। चलिए, इतनी मामला आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है, कहीं से इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सर ये जो चैप्टर है ना, इसको लिखने का जो काम किए थे उस इंसान का नाम था रूपर्ट ब्रूक। वो बेसिकली पेशे से एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे। एक सैनिक का नजरिया क्या होता है अपने देश के प्रति, एक सैनिक अपने देश के बारे में क्या क्या सोचते हैं, अपने देश के प्रति किस चीज का समर्पण का भाव, किस तरीके का समर्पण का भाव होता है, इन सभी के, इन पूरे के पूरे चीजों के बारे में इस चैप्टर के बारे में दिखाया गया है। इन पूरे के पूरे चीजों के बारे में इस चैप्टर में दिखाया गया है। बात समझ में आया। अरे बात समझ में आया। तुम बोलोगे यस सर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे भाई, अब देखिए, ये कहते हैं पूरे के पूरे इंग्लैंड वासियों से कहते हैं कि मैं तो एक सोल्जर हूं, मैं तो एक सैनिक हूं। जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा, जब मैं सैनिक हूं तो युद्ध पे जाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कि मेरा डेथ इंग्लैंड में ही होगा, हो सकता है मेरा डेथ किसी विदेशी धरती पे भी हो जाए। तो ये कहते हैं कि अगर मैं विदेशी धरती पे मर जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं ना, तो मुझे उसी विदेशी धरती पे दफना देना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि जिस भी धरती पे मुझे दफनाया जाएगा ना, वो सारा का सारा जमीन इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा, इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक, सोचना, ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में केवल इतना सोचना। वो कहते हैं कि इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना, मेरे बारे में सिर्फ इतना सा ख्याल लाना, that there's some corner of a foreign field, मैं जिस भी पराई धरती पे मरूंगा, मैं जिस भी विदेशी धरती पे मरूंगा, तुम मुझे उसी विदेशी धरती पे दफना देना। ये इंग्लैंड वासियों से कहते हैं कि मैं जिस भी विदेशी धरती पे मरूंगा ना,
उसी विदेशी धरती पे मुझे दफना देना। क्यों? दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। ताकि जिस भी जगह पे मुझे दफनाया जाएगा, जिस भी कोना पे मुझे दफनाया जाएगा, वो पूरा का पूरा जगह इंग्लैंड नुमा हो जाएगा, इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। जब कोई भी इंसान उस रास्ते से गुजरेंगे तो उनका नजर पड़ेगा, भैया ये जो जगह है ना, ये वही जगह है जहां पे इंग्लैंड के एक सोल्जर को दफनाया गया था। यानी उस देश के अंदर भी, उस विदेशी धरती पर भी, उस विदेशी धरती में भी इंग्लैंड का नाम गूंजता हुआ नजर आएगा। एक सैनिक का सोच देखो अपने देश के प्रति, किस तरीके से वो सोचते हैं। वो मरने के बाद भी चाहते हैं कि मेरे देश का नाम होना चाहिए, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। आगे वो कहते हैं, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। उस समृद्ध धरती के अंदर, इन दैट रिच अर्थ, रिच अर्थ का मतलब वो समृद्ध धरती, वो समृद्ध जगह जहां पे रिचर डस्ट को, एक समृद्ध कण को छुपाया गया है या फिर छुपा हुआ है। कहने का मतलब समझ में आया? कहने का मतलब यह हुआ कि जब मैं फाइनली इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मैं जिस भी पराई धरती पे मुझे दफनाया जाएगा ना, जिस भी पराई धरती पे मैं दफनाया जाएगा, वो पराई धरती समृद्ध कण होगा। एक हम कह सकते हैं कि सर, एक कह सकते हैं वो रिच अर्थ होगा। वो जो जमीन है ना, वो काफी ज्यादा समृद्ध होगा, धनी होगा। और उस समृद्ध धरती के अंदर, उस समृद्ध जमीन के अंदर एक डस्ट छिपा हुआ मिलेगा, और वो डस्ट मैं हूं। यानी कवि जो है, सोल्जर जो है ना, वो खुद को किस नाम से पुकारते हैं? तो खुद को वो डस्ट कह करके संबोधित करते हैं, एक कण कह करके संबोधित करते हैं। बात क्लियर है? जो मैं बोला हूं ये बातें समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो एक बार फिर से सुनो, इन दैट रिच अर्थ, उस समृद्ध धरती के अंदर अ रिचर डस्ट कंसील्ड, एक समृद्ध कण छुपा हुआ है। वो समृद्ध कण कौन थे पता है? वो समृद्ध कण कवि खुद थे, सोल्जर खुद थे। बात क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर इस कंसील्ड का मतलब एक्चुअली क्या होता है? तो हमेशा के लिए दिमाग में रखिए, कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ। क्या मतलब होता है? छिपा हुआ। इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं, हिडन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि सर एक्चुअली कंसील्ड स्टैंड्स फॉर, इस कंसील्ड का मतलब क्या होता है? हिडन होता है। बात क्लियर है? इतनी मामला आपको समझ में आ गई बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से इसको समझाएंगे। परेशान, हताश और उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आगे वो कहते हैं, अ डस्ट, मैं एक ऐसा कण हूं। डस्ट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? मैं फिर से बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, डस्ट जो है ना, वो पोएट के लिए इस्तेमाल किया गया है, कवि के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, मैं एक ऐसा डस्ट हूं, मैं एक ऐसा कण हूं जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड, आकार दिया, तराशा, मेड अवेयर, और जागरूक बनाया। मतलब वो अपने आप पे इंग्लैंड के एहसान को बता रहे हैं कि मैं एक ऐसा कण हूं जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, जिसको इंग्लैंड ने पालन पोषण किया, जिसको इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, हर एक चीज सिखाया। और मैं जो हूं ना, सारा का सारा चीज इंग्लैंड में रह करके सीखा है। यानी ये सब चीज इंग्लैंड का मेरे ऊपर एहसान है। आगे कहते हैं, गिव वंस, एक बार मैं देना चाहता हूं, हर फ्लावर्स, एक बार उन्होंने दिया, हर फ्लावर्स टू लव, अपने फूल दिए। गौर से सुनिएगा, हर फ्लावर्स, उन्होंने अपने फूल दिए, टू लव, ताकि मैं उससे प्यार कर सकूं। फूल क्यों दिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फूल क्यों दिए? ताकि उससे मैं प्यार कर सकूं। हर वेज, उन्होंने रास्ते दिए, टू रोम, ताकि मैं टहल सकूं, घूम सकूं। इंग्लैंड ने मेरे ऊपर बहुत सारा एहसान किया है, उस एहसान को मैं मर करके भी नहीं भूल सकता हूं, उस एहसान को कभी भी नहीं भूला जा सकता है दोस्त। आगे कहते हैं, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, मैं इंग्लैंड का एक ऐसा बॉडी हूं, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, सांस के रूप में मैंने इंग्लैंड की हवा ली। मैं एक ऐसा बॉडी हूं ना, मेरा बॉडी जो है ना, वो एक ऐसा बॉडी है जो इंग्लैंड का हवा लिया। वॉश्ड बाय द रिवर्स, इंग्लैंड के नदियों में नहलाया। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और जो सूरज की किरणें मेरे घर पे आ रही थी ना, उससे मैंने काफी ज्यादा प्रकाश पाई, काफी ज्यादा आशीर्वाद पाया। ये सब कहां पॉसिबल हुआ है? किसी और देश में नहीं, यह सब इंग्लैंड में पॉसिबल हुआ है। और ये सभी चीज का एहसान है, इंग्लैंड का मेरे ऊपर एहसान है एक्चुअली। बात समझ में आया बच्चों? ये मामला क्लियर है? एक बार फिर से सुनो, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड, मैं एक ऐसा कण हूं जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड, आकार दिया, तराशा, एंड मेड अवेयर, और काफी ज्यादा जागरूक बनाया। हर चीज मुझे इंग्लैंड की धरती पे सीखने को मिला।
गेव वंस, एक बार उन्होंने मुझे दिया, हर फ्लावर्स टू लव, अपने फूल दिए ताकि मैं प्यार कर सकूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फूल क्यों दिए? ताकि मैं प्यार कर सकूं। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और मैंने इंग्लैंड में रह करके इंग्लैंड की हवा ली है सांस के रूप में। वॉश्ड बाय द रिवर्स, इंग्लैंड की नदियों में मैंने खुद को नहलाया है। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और वो जो सूरज की किरणें मेरे घर पे पड़ रही थी, वहां से मैंने बहुत सारा आशीर्वाद पाया है। ये सब पॉसिबल हुआ है इंग्लैंड के अंदर रह करके। क्लियर है? आगे आइए, आगे है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? एंड थिंक, जरा सोचो, एंड थिंक, जरा सोचो, दिस हार्ट, ये जो दिल है, ऑल आई विल शेड अवे, ये दिल जो है ना, वो हम सारे की सारी बुराइयां, इस दिल के अंदर जितनी भी बुराइयां है ना, सब चीज पवित्र हो जाएगी। लेकिन कब पवित्र हो जाएगी? लेकिन ये कब पवित्र हो जाएगी पता है? ये कहते हैं कि अगर मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, अगर अपने देश के लिए मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तो जितनी भी बुराइयां मेरे अंदर है ना, वो सारा का सारा बुराइयां पवित्र हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लोग याद रखेंगे, पूरी जिंदगी याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। मेरा जो मन है ना, मेरा जो माइंड है ना, वो एटर्नल हो जाएगा। आगे उन्होंने क्या कहा बच्चों? आगे वो कहते हैं अ पल्स, एक ऐसा विचार, इन द एटर्नल माइंड नो लेस, एक ऐसा विचार जो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। एटर्नल मतलब शाश्वत, अमर, जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है जिसको। अगर मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाता हूं, अगर अपने देश के लिए मैं मर मिट जाता हूं, तो मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, वो सारा का सारा बुराइयां पवित्र हो जाएगा। और मेरी जो विचार है, मेरा जो विचार है ना, जो विचार था अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, वो कभी भी कम होने वाला नहीं है। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, मैं इंग्लैंड को कुछ देना चाहता हूं यार, मैं इंग्लैंड को कुछ देना चाहता हूं। इंग्लैंड का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है, तो मैं सोचता हूं कि उसको रिटर्न में कुछ दूं। कहते हैं हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके दृश्य, उसके गीत, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। सर, इंग्लैंड में रह करके मैंने सपने देखना सीखा है, इंग्लैंड में रह करके मैंने सपने देखना सीखा है। एंड लाफ्टर, और मुस्कुराहट, लंच ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की मुस्कुराहट मैंने इंग्लैंड में ही सीखी है। दोस्तों के साथ मैंने हंसी मजाक की है, वो सब कहां पॉसिबल है? तो इंग्लैंड के अंदर पॉसिबल है। एंड जेंटलनेस, और वो जो विनम्र की भावना है, वो सब मैंने इंग्लैंड में सीखा है। इन हार्ट एट पीस, इस दिल में, वो क्या कहते हैं पता है? इस दिल में जो शांति है ना, वो हमेशा के लिए रहेगी। अंडर एन इंग्लिश हेवन, मैं चाहता हूं कि जब इस दुनिया से चला जाऊं, मैं चाहता हूं कि जब इस दुनिया से चला जाऊं, तो जिस भी स्वर्ग में मैं जाऊं ना, जिस भी स्वर्ग में मैं जाऊं ना, वो इंग्लैंड हो। कभी क्या सोच देख रहे हो? मेरे मतलब को समझने की कोशिश करना, मेरे भावना को समझने की कोशिश करना, एक सोल्जर की भावना को समझने की कोशिश करो कि रियल में वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ना, तो मैं जिस भी जगह पे जाऊंगा, जिस भी स्वर्ग में जाऊंगा ना, वो स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा, उस स्वर्ग को मैं इंग्लैंड बना दूंगा। लोग एक जमीन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो स्वर्ग को अपना देश बनाना चाहते हैं। सोचो, एक सैनिक का अपने देश के प्रति कितना ज्यादा समर्पण का भाव है। आप सोच सकते हो यार, समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? है, समझ पा रहे हो भाई? उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, एक एक चीज आपके दिल और दिमाग में छपा होगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं मेरे दोस्त कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यार, यकीन तो करो। आइए मेरे भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके इंप्लाइड मीनिंग पे फोकस करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए, कहते हैं इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना। याद रखना बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है द सोल्जर चैप्टर से। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और जब मेरी डेथ किसी फॉरेन फील्ड में हो जाए, किसी विदेशी धरती में हो जाए ना, तो मुझे वहीं पे दफना देना। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, ताकि वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। इन दैट रिच अर्थ, उस समृद्ध धरती के अंदर, अ रिचर डस्ट कंसील्ड, एक समृद्ध कण छुपा हुआ है, और वो समृद्ध कण खुद है कवि। कवि खुद को डस्ट कह के बुलाते हैं। वो आगे कहते हैं अ डस्ट, मैं एक ऐसा डस्ट हूं, मैं एक ऐसा कण हूं, हुम इंग्लैंड बोर्ड, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड,
तरासा एंड मेड अवेयर, जागरूक बनाया। गिव वंस, उन्होंने और भी कुछ दिया। हर फ्लावर्स, उन्होंने अपने फूल दिए। टू लव, ताकि मैं प्यार कर सकूं। हर वेज टू रोम, उन्होंने रास्ते दिए ताकि मैं उस पर घूम सकूं, उसमें टहल सकूं। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, मैं इंग्लैंड का एक ऐसा बॉडी हूँ, एक ऐसा शरीर हूँ। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जो इंग्लैंड में रह करके मैंने इंग्लैंड की हवा ली है सांस के रूप में। वॉश्ड बाय द रिवर्स, इंग्लैंड की नदियों में मैंने खुद को नहलाया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और वो जो सूरज की किरणें होम पे, मेरे घर पे पड़ रही थी, उसने मुझे उससे मैंने बहुत ज्यादा आशीर्वाद पाया है। आगे वो कहते हैं एंड थिंक, जरा सोच करके देखो, इस दिल के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, सारी की सारी बुराइयां पवित्र हो जाएगी, गायब हो जाएगी, अगर मैं इस देश के लिए शहीद हो गया तो, इस देश के लिए कुछ कर लिया तो। और ये जो चीज है वो हमेशा के लिए एटर्नल हो जाएगा, हमेशा के लिए शाश्वत हो जाएगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। हर एक इंसान के दिल में मेरी बातें हमेशा, मेरा शकल सूरत हर चीज गूंजती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट, इंग्लैंड ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं इंग्लैंड को कुछ वापस देना चाहता हूं। और वापस कैसे दूंगा? अपने देश के लिए शहीद होकर के, अपने देश के लिए कुछ करके। हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके दृश्य, उसके गीत, और इंग्लैंड में रह करके प्रतिदिन मैंने जो सपना देखा है। एंड लाफ्टर, उस मुस्कुराहट को जो मैंने अपने दोस्तों से सीखा है। एंड जेंटलनेस, विनम्रता की भावना मुझे इंग्लैंड ने दिया है। इन हार्ट एट पीस, जब मेरा दिल शांत हो जाएगा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, किसी दूसरे जगह पे चला जाऊंगा, अंडर एन इंग्लिश हेवन, तो मैं चाहूंगा कि मैं इंग्लिश हेवन के अंडर में रहूं। इसके कहने का मतलब यह है, इसका सेंस यह है बच्चों, कि मैं उस जगह को इंग्लैंड बनाना चाहता हूं, उस स्वर्ग को इंग्लैंड बनाना चाहता हूं। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि एक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो एक सैनिक का सोच क्या होता है अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, कि कुछ भी हो जाए, प्राण क्यों ना न्यौछावर हो जाए, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करना है यार। बस मेरे बच्चों, आपसे भी यही बात कहेंगे, कुछ भी हो जाए, सबसे बड़ा देश होता है यार, सबसे बड़ा। दुनिया इस पार से उस पार हो जाए, देश को सबसे पहले चुनना हमेशा। समझ में आ रहा जो मैं बोल रहा हूं? है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर ये इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ध्यान से सुनो, इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल इस पूरे के पूरे चैप्टर में कितने बार किया गया है? तो याद रखना, इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। और इंग्लैंड वर्ड का इस्तेमाल कितने बार किया गया है? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड का इस्तेमाल 4 बार किया गया है। एक बार फिर से सुनो, इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल इस पूरे के पूरे चैप्टर में कितने बार? तो इंग्लिश का इस्तेमाल 2 बार किया गया है और इंग्लैंड का इस्तेमाल 4 बार किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों के दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से दिल और दिमाग दोनों में डाल लेना, ठीक है? आइए, अब हम लोग ये पूरा का पूरा मामला, हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर इस कंसील्ड का मतलब क्या होता है? तो कंसील्ड का मतलब होता है मेरे भाई छिपा हुआ, इसका साइनो हो जाएगा हिडन। अगला है एटर्नल, इस एटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी खत्म ही ना हो, इसका साइनो हो जाएगा एवरलास्टिंग। रोम का मतलब होता है टहलना, इसका साइनो हो जाएगा मूव अबाउट। एविल का मतलब होता है बुराई, यानी बैड थिंग्स। ब्राउट अप का मतलब होता है मेरे भाई, सुनो, ब्राउट अप जो है ना, ये ब्रिंग अप का सेकेंड फॉर्म है, ये जो है ना ब्रिंग अप का सेकेंड फॉर्म है बच्चों। इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या मतलब होता है? पालन पोषण करना। पालन पोषण करना कहने का मतलब यह हुआ कि उसका आकार देना, शेप देना। इतनी बातें समझ में आई? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? तो अभी तक हम लोगों ने अबाउट पोएम के बारे में अबाउट पोएम मैंने पढ़ा, मतलब कविता के बारे में मैंने पढ़ा, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अबाउट पोएट यानी कवि के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। इतनी बातें क्लियर है? अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वर्क किया जाए। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, यस सर आई एम रेडी टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने प्यारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं, एकदम छिले हुए अंडे की तरह लग रहे हैं। जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए। इस मुस्कुराहट से मेरे को एक ही गाना याद आता है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो,
जिया जाए न जाए न जाए ना, हो रे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना। बात समझ में आया? आइए मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन पे टूट करना। और हाँ सुनो, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए यार, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बड़े शिद्दत के साथ मेरे साथ पढ़ाई की है। जल्दी से मुझे बताओ मेरे भाई, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। एकदम परेशान, हताश और उदास होने की जरूरत किसी को भी नहीं है। थोड़ा सा मैं कॉफी एक घुट मार लेता हूं, आप लोग आंसर देना स्टार्ट करो प्लीज, जल्दी, क्योंकि मैं चाय एक्चुअली पीता नहीं हूं, ठीक है, चाय मैं नहीं पीता हूं, कॉफी मैं प्रेफर करता हूं, ठीक है। आंसर दीजिए। आइए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर जो चैप्टर है, इसको कंपोज करने का काम किसने किया? ऑप्शन आपके सामने, रूपर्ट ब्रूक, डी.एस. लॉरेंस, टी.एस. एलियट या फिर डब्ल्यू बीट्स। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे रूपर्ट ब्रूक। बात क्लियर है? लेकिन यहां तक आपको रुकना नहीं है। सर डी.एस. लॉरेंस जो इंसान है, इसने किस चैप्टर को लिखा? स्नैक चैप्टर को लिखा है। टी.एस. एलियट साहब किस चैप्टर को लिखे हैं? तो आपका जवाब होगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को, कोई दिक्कत नहीं है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लिखे हैं, ठीक है। सर डब्ल्यू बीट्स, अच्छा डब्ल्यू बीट्स के बारे में आपको पता ही है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, रूपर्ट ब्रूक साहब कब पैदा हुए थे? ऑप्शन है 1886 यानी 1886 के अंदर, 1887 के अंदर, 1888 के अंदर या फिर 1889 के अंदर। तो आपको पता है ना सर, रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म है वो 1887 में हुआ था और इनका डेथ 1915 में हुआ था। केवल और केवल 28 साल की एज में ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? चलिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वाज रिमेंबर्ड एज अ ब्लैंक पोएट। रूपर्ट ब्रूक याद किए जाते थे किस कवि के रूप में? ऑप्शन आपके सामने, रोमांटिक पोएट, नेचर पोएट, वॉर पोएट या फिर सोशल पोएट। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर ये वॉर पोएट थे। भैया जब हम बात करते हैं रोमांटिक पोएट को लेकर के, तो रोमांटिक पोएट कौन थे आपको याद है? उस इंसान का नाम था जॉन किट्स। क्या नाम था बच्चों? जॉन किट्स, ठीक है। और एक बात बताओ, महामैराथन के लिए कौन सब तैयार हो? अगर आप लोग महामैराथन के लिए तैयार हो ना, महामैराथन के लिए अगर सारे के सारे बच्चे तैयार हो ना, तो कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट करो, महामैराथन बाय पंकज सर, महामैराथन बाय पंकज सर लिखना स्टार्ट करो। सारे के सारे बच्चे अभी के अभी लिख दो, ताकि मैं देखूंगा कि कितने बच्चे तैयार हैं मेरे भाई कि सर महामैराथन बाय पंकज सर से पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए यार, ताकि मुझे पता चले कि हाँ हम लोग, आप लोग तैयार हो बहुत अच्छे तरीके से। और यार आप लोग अगर रेगुलर क्लास आते हो ना कि सर रेगुलर लाइव क्लास आकर के प्रैक्टिस करवाऊं, तो इसके लिए भी आप लिखो सर, रेगुलर लिखो, और रेगुलर लिखो नहीं मतलब अभी के अभी लिखो, ताकि मैं रेगुलर क्लास स्टार्ट करा सकूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द वर्ड इंग्लिश इज यूज्ड इन दिस पोएम फॉर हाउ मेनी टाइम्स। सर इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल, किस वर्ड का इस्तेमाल बच्चे? इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कितने बार किया गया है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल 2 बार और इंग्लैंड का इस्तेमाल 4 बार किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, रूपर्ट ब्रूक साहब का डेथ कब हुआ था? 1631 को, 1892 को, 1973 को या फिर 1915 को? सर जब हम बात करते हैं रूपर्ट ब्रूक को लेकर के, तो इनका डेथ हुआ था 1915 को, यानी डी फॉर दुल्हे राजा आपकी सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब हम बात करते हैं 1631 को लेकर के, तो 1631 को जॉन डन साहब का डेथ हुआ था। किनका डेथ हुआ था? जॉन डन का डेथ हुआ था। जब हम बात करते हैं 1892 को लेकर के, तो 1892 में डेथ हुआ था वॉल्ट विटमैन साहब का। किनका बच्चों? वॉल्ट विटमैन का। सर 1973 में किनका डेथ हुआ था? तो आपका जवाब होगा कि गुरुजी W.H. हॉर्डन साहब का डेथ 1973 में हुआ था। देखो तैयारी का लेवल इस तरीके से होना चाहिए यार, तैयारी का लेवल इस तरीके से होना ही चाहिए। बात समझ में आया? ऐसा नहीं एक क्वेश्चन को बनाओ और दौड़े दौड़े अगले क्वेश्चन की ओर टूट पड़ो। अरे ना बाबा ना, ऐसी गलती कभी मत करना। बात समझ में आया? ऐसी गलती कभी मत करना। आइए मेरे भाई नेक्स्ट, द सोल्जर डील्स विद ब्लैंक। द सोल्जर बेसिकली किसके साथ डील करता है? सही सर, द सोल्जर जो है ना इंडिया, इंग्लैंड, रसिया या फिर फ्रांस। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर इंग्लैंड, बी फॉर बिहारी बाबू सही जवाब है। नेक्स्ट
द वर्ड इंग्लैंड इज यूज्ड इन दिस पोएम फॉर हाउ मेनी टाइम्स, बोला गया मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड शब्द का इस्तेमाल इस पूरे के पूरे चैप्टर में कितने बार किया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, और बार बार नहीं, मैंने अभी तक 1000 बार बोल दिया। अरे आप गिनती करना स्टार्ट करो, लाखों बार बोल दिया हूं। कोई बच्चा सीरियस मत ले लेना कि सर आपने लाख बार कब बोल दिया। देख भाई, मैंने क्या बोला कि बउआ इंग्लिश का इस्तेमाल 2 बार, और जब ये पूछा जाएगा इंग्लैंड तो आप बोलोगे 4 बार, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला है द सोल्जर इज अ ब्लैंक। द सोल्जर अपने आप में क्या है? ऑप्शन आपके सामने एन ऑड, अ सोनेट, एन एपिक या फिर अ पैट्रियोटिक। तो आप तमाम बच्चे क्या आंसर दोगे बताओ तो, जरा सच बताना यार, दिल पे हाथ रख करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जरा सा मैं बाल को सीधा कर लेता हूं। और काले छिलपे वाले जल्दी बता। तो तुम बोलोगे कि सर द सोल्जर जो है ना वो अपने आप में एक वॉर पोएम, मतलब एक सोनेट है, यानी बी आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा आपसे कि भाई केवल मैं इतना ही पे रुकने वाला नहीं हूं, मैं सोनेट को एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। देख भैया, जब हम बात करेंगे सोनेट को लेके, तो सोनेट कितने लाइन की कविता होती है? तो आप बोलोगे सर 14 लाइन्स की कविता होती है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो आपका जवाब होगा गुरुजी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट होता है उसमें कितने लाइन होते हैं? 8 लाइन। जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसमें कितने लाइन होते हैं? 6 लाइन। जो 8 लाइन होता है उसको क्या बोला जाता है? जल्दी से कमेंट करो, ऑक्टेव। जो 6 लाइन होता है उसको क्या बोला जाता है? आपका जवाब होगा सिस्टेट। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। नेक्स्ट, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंडेटनेस इन, ये क्या लिखा है? इंडेप्टेड, अरे यार कुछ भी, इंडेप्टेडनेस इसका मतलब होता है ऋणी। ठीक है, तो जो कवि है मेरे प्यारे साथियों, वो इसमें किस अपने आप को किसका ऋणी बताते हैं? तो वो बोलते हैं कि इंग्लैंड का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है, यानी वो खुद को इंग्लैंड का ऋणी बताते हैं, यानी सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है द सोल्जर इज अ ब्लैंक पोएम। द सोल्जर इज अ ब्लैंक पोएम। द सोल्जर किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन आपके सामने सिंबॉलिक, लिरिकल, पैट्रियोटिक या फिर लव। तो आपका जवाब होगा, देख भैया, अगर ऑप्शन के अंदर वॉर होता ना, अगर ऑप्शन के अंदर वॉर पोएम होता तो हम वॉर पोएम मारते, लेकिन ऑप्शन के अंदर वॉर पोएम नहीं है बच्चों, पैट्रियोटिक है, देशभक्ति वाली कविता है। सी फॉर चाइना आपकी सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द टर्म कंसील्ड स्टेंस फॉर इन द सोल्जर। द सोल्जर चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इस कंसील्ड शब्द का मतलब क्या होता है? जरा सोच करके बताना, ईमानदारी से बताना, मैंने ये बताया है कि नहीं। मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बोला कि सर जब बात आएगी इस कंसील्ड को लेके, किसको लेके बच्चों? जब बात आएगी इस कंसील्ड को लेकर के, तो कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हिडन। क्या बोलते हैं? हिडन। दिमाग में डाल लेना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, दैट मींस हिडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स। द सोल्जर चैप्टर के अनुसार इंग्लैंड ने अपने नेटिव को दिया है हर फ्लावर्स, अपने फूल दिए हैं। क्यों दिए हैं? टू वर्शिप, पूजा करने के लिए, टू लव, प्यार करने के लिए, टू ऑफर या फिर नन ऑफ दिस। तो फूल क्यों दिया गया था? तो मैंने बताया कि सर उन्होंने अपने फ्लावर्स दिए, उन्होंने फ्लावर्स दिए काहे? ताकि उससे प्यार कर सके। ठीक है, उन्होंने अपने वेज दिए, रास्ते दिए, क्यों? ताकि उस पे वो टहल सके, बताए है ना। तो इन्होंने फूल दिया ताकि हम प्यार कर सके। बी फॉर बाहुबली आपके सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट, हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर जो चैप्टर है इसको कंपोज किसने किया? रूपर्ट ब्रूक ने किया, टी.एस. एलियट ने किया, डी.एस. लॉरेंस ने किया, W.H. ऑर्डर ने किया। किसने किया मेरे प्यारे बच्चे? अरे बोल मेरे भाई, अरे बोलो हो राजा, क्या होगा इसका आंसर? आप बोलोगे सर कंपोज करने का काम किए थे उस इंसान का नाम था रूपर्ट ब्रूक, यानी ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों टी.एस. एलियट को लेकर के, तो इसने लिखने का काम किया था, उस चैप्टर का नाम था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। जब हम बात करते हैं डी.एस. लॉरेंस को लेकर के, इन्होंने लिखा था स्नैक चैप्टर को। W.H. ऑर्डर साहब जिस चैप्टर को लिखे थे उस चैप्टर का नाम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला है रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न। रूपर्ट ब्रूक साहब कब पैदा हुए थे? ऑप्शन आपके सामने 1886 को, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1887 बी। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड, अरे भैया क्वेश्चन रिपीट कर रहा है यार, कोई बात नहीं है, हाँ ठीक है। द सोल्जर इज अ ब्लैंक पोएम। द सोल्जर बेसिकली किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन आपके सामने है चिल्ड्रन, वॉर, लव या फिर नेचर। क्या होगा इसका आंसर? हाँ
तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो 10 सोल्जर है ना वो अपने आप में एक वॉर पोएम है। बी आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ, अगर अगर ऑप्शन के अंदर सोनेट रहता ना, अगर वॉर नहीं रहता और इसके जगह पे सोनेट होता तो फिर वो आपको मानना पड़ता यार। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस फॉर हिज कंट्री। सर अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए जो कवि है जो कवि है रूपर्ट ब्रूक साहब, वो किस तरीके का बात व्यक्त करते हैं? वो कहते हैं कि सर मैं ऋणी हूं इनडेप्टेडनेस, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। इसको इन डेप्थ पढ़ना मत यार, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है। अरे भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, द स्पीकर इज नॉट एफ्रेड ऑफ। सर जो कवि है, जो वक्ता है, वो किससे नहीं डरते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कंट्री से, लव से, गोस्ट। इसको घोस्ट नहीं पढ़ते हैं, एस साइलेंट होता है, इट्स गोस्ट, गोस्ट और डेथ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जो कवि है ना उनको मौत से डर नहीं है, सोल्जर है यार, सैनिक को मौत से क्या डर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर डेथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड। 14 लाइन की कविता क्या कहलाती है? अभी से कुछ देर पहले, यानी इतने देर के क्लास के ड्यूरेशन में मैंने 2,30,000 बार इसके बारे में डिस्कस किया है कि सर 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट बोलते हैं, यानी ए आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, द फर्स्ट ब्लैंक लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। सर पहला कितने लाइन को हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं? तो याद करो यार, याद करो, 14 लाइन कविता बेसिकली सोनेट कहलाती है। इस 14 लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पहला 8 लाइन और दूसरा 6 लाइन्स। मामला क्लियर है? जो पहला 8 लाइन होता है बच्चे, उसको हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं, और जो लास्ट के 6 लाइन होता है ना, इसको बेसिकली सेस्टेट बोला जाता है। और क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, द फर्स्ट ब्लैंक लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। पहला कितने लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा 8 लाइन्स, यानी सी फॉर चुन्नू बाबू आपके सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट है, द लास्ट ब्लैंक लाइन्स। अंत के कितने लाइन को हम लोग सेस्टेट बोलते हैं? तो अंत के 6 लाइन को अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम पोएट रूपर्ट ब्रूक वॉज ऑल्सो अ ब्लैंक। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये जो रूपर्ट ब्रूक है वो कवि के अलावा क्या थे? तो कवि के अलावा एक सोल्जर थे। ऑप्शन के अंदर कहीं पे सोल्जर होगा वो मार देना है। डी आपके सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट, रिचर्ड डस्ट रेफर्स टू। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सर रिचर्ड डस्ट उन्होंने किसको बोला था? हा? वो बोले थे कि अगर मेरी डेथ अगर किसी विदेशी धरती में हो जाए तो मुझे वहीं पे दफना देना। और वो जो समृद्ध कण है, वो जो रिच अर्थ है, उसके अंदर रिचर्ड डस्ट कंसील्ड है। रिचर्ड डस्ट कहने का मतलब वो समृद्ध कण, और कभी अपने आप को डस्ट कह करके संबोधित करते हैं बच्चों। तो रिचर्ड डस्ट द सोल्जर्स बॉडी, यानी सैनिक के बॉडी को बताता है, शरीर को बताता है। द वैल्यूएबल डस्ट ऑफ द पोएट्स बॉडी इज द डस्ट ऑफ ब्लैंक। यार दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। सर ये जो पोएट का बॉडी है ना, वो कहाँ का बॉडी है? इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब मेरा शरीर इंडिया का है, इंडिया का पूरा हक है मेरे शरीर पे। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? भाई बात समझ में आ रही है ना? एग्जैक्ट इसी तरीके से इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऑप्शन के अंदर इंग्लैंड नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी फॉर दुल्हे राजा। अरे दुल्हे राजा, दुल्हे राजा, दुल्हे राजा से मेरे को एक गाना याद आता है भैया, बड़ा अच्छा गाना है कि ये गाना नहीं था क्या? सुनो ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। याद आया? उतना याद नहीं करना। आजा क्वेश्चन पे। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज टेकन फ्रॉम। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सा ख्याल लाना। ये लाइन बेसिकली कहां से लिया गया है? आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये लाइन लिया गया है द सोल्जर से। डी फॉर दुल्हे राजा सही जवाब है गुरुदेव। व्हाट डज द सोल्जर प्रेजेंट? द सोल्जर जो है ना वो किस चीज को दर्शाता है, किस चीज को बताने का काम करता है? ऑप्शन है पैट्रियोटिक, देशभक्ति को, लव, प्यार को, ह्यूमैनिटी, मानवता को, या फिर वॉर को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से मुझे बताओ। और इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि सर ये बेसिकली किसको बताता है। प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन प्लीज माय डियर। नेक्स्ट अगला है, द सोल्जर वॉज रिटन इन द टाइम ऑफ ब्लैंक। द सोल्जर जो है मेरे प्यारे साथियों वो किस समय पे लिखा गया था? तो मैंने आपको बताया द सोल्जर जो है ना वो लिखा गया वॉर के समय पे, युद्ध के समय पे, यानी डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का सही जवाब होगा। नेक्स्ट आ जाओ।
द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि इफ ही डाइज, अगर वो मर जाएगा इन फॉरेन लैंड, किसी विदेशी धरती में, द पार्ट ऑफ द इंग्लैंड विल फॉर एवर ऑफ ब्लैंक, तो इंग्लैंड का जो पार्ट है, जो 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 उस जमीन का जो पार्ट है वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर इंग्लैंड का हो जाएगा। बी सही जवाब है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट ब्लैंक, एग्जैक्ट लाइन उठाया गया है आपके बुक का। ये जो है ना, जब तक आप वो लाइन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ोगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप मिस कर जाओगे। क्या बोला गया है? इन दैट रिच अर्थ, उस समृद्ध धरती के अंदर, अ रिचर डस्ट, एक समृद्ध कण क्या है? ऑप्शन है एक्सपोज्ड, कंसील्ड, शेप्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब होगा कंसील्ड, छिपा हुआ है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, द पोएम ब्लैंक इज अ सोनेट, निम्नलिखित में से कौन सी वो कविता है जो एक सोनेट है? ऑप्शन आपके सामने फायर हिम। सबसे पहली बार जरा सा एक्सप्लेन करते हैं, ये जो फायर हिम चैप्टर है ना, इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला, केकी एन दारूवाला, ठीक है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, ये जो केकी एन दारूवाला है ना, इनका जन्म हुआ था 1937 के अंदर, और इस इंसान का डेथ अभी कुछ महीने पहले 26 सितंबर को हुआ है 2024 में। ये इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लेना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है बच्चों, इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन के बारे में आपको पता होगा, इनका जन्म 1819 को हुआ था और इनका डेथ 1892 को हुआ था। ये इंसान अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। लिव्स ऑफ ग्रास वॉल्ट विटमैन के द्वारा और डम टेप्स वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। लिव्स ऑफ ग्रास को 1855 में पब्लिश किया गया था और डम टेप्स को 1866 में पब्लिश किया गया था। स्नैक चैप्टर को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तुम बोलोगे सर द सोल्जर। बी आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस कवि के जो वक्ता है द सोल्जर कवि के, वो कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर, नहीं भैया, सोल्जर, रिच, टीचर या फिर ट्रेडर। तो मैंने बताया कि सर ये जो क्या नाम है रूपर्ट ब्रूक साहब है ना, वो पोएट के साथ साथ एक सोल्जर थे, इसलिए बी आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। तभी तो इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई लड़ा था यार। चलो अगला है, अ डस्ट, एक ऐसा कण, होम ब्लैंक बोर्ड, एक ऐसा डस्ट हूं, एक ऐसा कण हूं जिसको किसने जन्म दिया, किसने तराशा और किसने जागरूक बनाया? ऑप्शन आपके सामने है, आयरलैंड, इंडिया, इंग्लैंड या फिर आइसलैंड। तो आपका जवाब होगा इंग्लैंड, सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट, द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। याद रखना मेरे भाई, कुछ पॉइंट दिमाग में डाल लो। अगर आपके पूरे के पूरे 12th क्लास में कहीं पर भी इंग्लैंड देखने को मिले, या फिर मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश देखने को मिले, या फिर हेवन देखने को मिले, तो आप आंख मूंद करके 10 सोल्जर मार देना। यहां पे आपको देखने को मिला हेवन, आप आंख मूंद करके 10 सोल्जर मार दो, 20 सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सोल्जर वॉज रिटेन, द सोल्जर लिखा गया था एंड पब्लिश और प्रकाशित किया गया था ड्यूरिंग विच मेजर वॉर, किस बड़े युद्ध के दौरान? तो मैंने बताया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, इसलिए ए फॉर आओ कभी बिहार बोर्ड वाला पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट, हु टोल्ड, किसने कहा रूपर्ट ब्रूक इज द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ दिस टाइम? किसने कहा था कि इस समय का सबसे हैंडसम इंसान रूपर्ट ब्रूक है? तो उस इंसान का क्या नाम था? आप बोलोगे सर, ऑप्शन आपके सामने, विलियम वर्ड्सवर्थ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जॉन मिल्टन, गलत बात। जॉन किट्स, भैया इसका करेक्ट आंसर होगा WB इट्स, सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट, द पोएट फॉट एज अ सोल्जर, कवि सोल्जर के रूप में लड़ाई लड़े थे। ब्लैंक इन ब्लैंक वॉर ऑफ इंग्लैंड, सॉरी इन ब्लैंक वॉर फॉर इंग्लैंड। कवि जो है ना मेरे भाई, वो सोल्जर के रूप में काम किए थे, सैनिक के रूप में काम किए थे, सैनिक के रूप में उन्होंने लड़ाई लड़ा था इंग्लैंड के लिए। लेकिन बात आती है कि सर वो कौन सा वॉर चल रहा था? तो 1914 का मामला था, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। नेक्स्ट, सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सोनेट को 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट वन इज ऑक्टेव एंड सेकंड वन इज सेस्टेट, इसलिए सी फॉर साइना करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड हैज गिवन हर पीपल हर वेज टू ब्लैंक, मैंने क्या बोला भाई, एक ट्रिक मैंने बताया। जब आपको देखने को मिलेगा फ्लावर्स, तो फूल दिया था काहे? पूजा करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। फ्लावर्स का मामला आएगा, ऑप्शन आ जाएगा टू लव। सर वेज का मामला आ जाएगा, तो जो रास्ता होते हैं ना उस पर क्या करते हैं लोग? हाँ, टहलते हैं। तो ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा टू रोम। एक्सप्लेनेशन के वक्त तो मैंने बताया है यार, टू रोम करेक्ट आंसर होगा, बी सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट, अगला है रूपर्ट ब्रूक डाइड ड्यू टू ब्लैंक, रूपर्ट ब्रूक का डेथ हुआ था, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, किसके वजह से?
इसके पीछे का रीजन क्या था? ऑप्शन है एनीमिया, ल्यूकेमिया, सेप्टिसेमिया। यस सर, सेप्टिसेमिया करेक्ट आंसर। और मैंने आपको बताया सेप्टिसेमिया में होता क्या है बच्चों, सेप्टिसेमिया में ना ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके वजह से जो इंसान होते हैं उसका जो बॉडी है ना वो गुब्बारे की जैसे फूल जाता है। एग्जैक्ट इनके साथ हुआ था। नेक्स्ट, हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर, उनके पिताजी एक हाउस मास्टर थे। एट ब्लैंक स्कूल, किस स्कूल के अंदर? ऑप्शन आपके सामने बोर्डिंग स्कूल, रग्बी स्कूल, प्राइमरी स्कूल। अरे भैया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्डिंग स्कूल। नहीं नहीं नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों रग्बी स्कूल। क्या आंसर आएगा? रग्बी स्कूल, यानी बी फॉर बिहारी बाबू सही जवाब है। नेक्स्ट, द पोएट वांट्स ऑल ब्लैंक टू शेड अवे फ्रॉम पीपल्स माइंड, कवि चाहते हैं कि हर एक क्या चीज गायब हो जाए लोगों के दिमाग से? तो हर एक एविल्स, ऑल द एविल्स। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अरे बैठे आगे हो, बोला हो मोरे राजा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा, द पोएट हैज ऑलवेज ब्रेथ ब्लैंक एयर, कवि जो है ना हमेशा कहां का सांस लिया था? ऑप्शन आपके सामने इंडियन, इंग्लिश, अमेरिकन या फिर नन ऑफ दिस। आप बोलेंगे इंग्लिश एयर। बी फॉर बिहारी बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का करेक्ट आंसर है। भैया हम इंडिया में रहेंगे तो इंडिया का हवा लेंगे, कोई इंसान अमेरिका के अंदर है, अमेरिका का हवा सांस के रूप में लेगा। एग्जैक्ट इसी तरीके से ये जो रूपर्ट ब्रूक साहब थे मेरे भाई, ये इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे थे, डेफिनेटली ये इंग्लैंड का हवा लेंगे। ठीक है, अगला, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि इंग्लैंड इज लाइक अ ब्लैंक, जो इंग्लैंड है ना वो बिल्कुल किसके जैसे है? कवि का सोच देखो यार, वो कहते हैं कि इंग्लैंड जो है ना वो एक स्वर्ग के जैसे है। ए फॉर एप्पल सही जवाब होगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट, रूपर्ट ब्रूक हैज एज्यूम्ड ब्लैंक रोल इन द पोएम। ऑप्शन आपके सामने सोशल, सिंबॉलिक, पैराबोलिक या फिर स्पेसिफिक। आपका जवाब होगा सिंबॉलिक। देख भाई, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है, इतने सारे क्वेश्चंस कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सर आज से 5 साल बाद ही एग्जाम दोगे ना, या फिर जो भी बच्चा 5 साल बाद एग्जाम देगा ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बात समझ में आया? ये मैं आपको कहीं पे लिख करके दे सकता हूं। 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने, रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइस ऑफ ब्लैंक सोल्जर, इंग्लैंड सोल्जर। एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 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 नहीं है मेरे भाई, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका खत्म होता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 40+ क्वेश्चंस मैंने कराया है। बात समझ में आया? और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं। ये समरी नहीं है, ये वैसा ही समरी आ गया, बदतमीजी हो गई। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेके, ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के डिस्कस किया, और इसके साथ साथ मेरे भाई बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सर एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आया? अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट का आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, फिर सभा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है।